अपनी स्क्रीन पर इन दो भगवाधारियों को ध्यान से देखिए। एक ने अपने हक और सम्मान की लड़ाई छेड़ी तो दूसरे ने लड़ाई को ईगो पर ले लिया और इस कदर ले लिया कि अब माहौल ज्यादा बिगड़ने लगा है। जी हां, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके लोगों के साथ माघ मेले में योगी की पुलिस ने किया ये तो आपने देखा ही। इसके बाद शंकराचार्य अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए। लोगों को इंतजार था कि रामराज्य की पुलिस अपनी गलती की माफी मांगेगी, हिंदुओं के सर्वोच्च धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति से क्षमा याचना करते हुए उन्हें ससम्मान स्नान कराएगी, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं। मगर सीएम योगी के अधिकारियों ने रात के 12 बजे अविमुक्तेश्वरानंद से ही पूछ लिया कि बाकी सब छोड़िए, बाद में देखा जाएगा, पहले ये बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, आप असली शंकराचार्य हैं, ये साबित करिए, वो भी 24 घंटे में। और लंबा चौड़ा नोटिस चिपका के निकल लिए। इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की कौन से आदेशों की बात कही गई है और किस तरह एक कथित अनर्गल युद्ध योगी सत्ता द्वारा छेड़ा जा रहा है, उस पर तो बात करेंगे ही। चर्चा ये भी करेंगे कि इस नोटिस पर किस तरह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने न सिर्फ योगी सरकार बल्कि भारत के राष्ट्रपति को भी ललकार दिया है और दो टूक कहा है कि जिसे जानना हो कि ज्योतिष मठ का शंकराचार्य कौन है वो मेरे सामने आ जाए, मैं बता दूंगा। वैसे आप तो जानते ही हैं कि मैं अंबुज कुमार जब भी इस मंच पर बात करता हूं तो मूल को पकड़ने की कोशिश होती है, यानी जड़ में घुसने का प्रयास, क्योंकि जब तक आप किसी भी बात की जड़ में नहीं जाएंगे पूरी कहानी समझ ही नहीं पाएंगे। और आज ये जो घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी बदला हुआ नाम प्रयागराज में हो रही है, यह अमृतकाल की अमिट निशानी है। 7-8 साल पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किसी कार्यक्रम में एक बात कहा था कि छोटा सा बच्चा अगर रो रो के चॉकलेट मांग रहा है तो माँ बाप उसे उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देते हैं। अब वो चॉकलेट मांगना छोड़ के कहता है कि पहले नीचे उतार दो भैया, चॉकलेट छोड़ो। यही खेल भाजपाई सत्ता लगातार कर रही है। वैसे तो करीब 2 साल पहले भी हमने ये फार्मूला बताया था, मगर एक बार फिर से उसको दोहराने की जरूरत आन पड़ी है। जी हाँ, राम मंदिर के दौरान क्योंकि बीजेपी आरएसएस ने एक नया सूत्र निकाला है कि जो भी अपना हक मांगे, सवाल करे तो आप उससे अपनी पहचान साबित करने के लिए कह दीजिए। केंचुआ से लेकर योगी सत्ता तक, यानी संविधान से लेकर धर्म तक, हर जगह यही सूत्र बीजेपी आरएसएस के लोग अपना रहे हैं। अब शंकराचार्य वाले मामले में क्या कहानी है, जब उसको विस्तार से सुनेंगे तो बीजेपी आरएसएस का वो खतरनाक सूत्र भी समझ में आ जाएगा। बात उत्तर प्रदेश के ही नोएडा की करेंगे, जहां एक युवराज योगी के अधिकारियों की नपुंसकता के कारण मौत के घाट उतर गया। लोग देखते रह गए और मौत हो गई। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आप पिता के रूप में घंटों तक अपने बेटे को पानी में डूबते तड़पते और बचा लेने की गुहार लगाते हों और कुछ कर नहीं पाए। साथ में नपुंसक सरकार के नपुंसक अधिकारी केवल टाइम पास करते रहे। वहीं अब चर्चा नोएडा की डीएम की भी शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाने वाले ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। दोनों ही मसले बड़े गंभीर हैं, आपको भारत का नागरिक होने की औकात दिखाते हैं, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शंकराचार्य वाले मामले को देख लीजिए। आपको याद ही है, माघ मेले में शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। उनका कहना है कि जब वो पैदल जाते थे तो ढेर सारी जनता उनका पांव छूने और आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ पड़ती थी। हर आदमी चाहता था कि सामने से आशीर्वाद ले ले और ऐसे में भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती थी। तो इन्होंने पिछले कुछ बार से मेले में पालकी में जाना शुरू कर दिया और शंकराचार्य के अनुसार पालकी में जब वो ऊंचाई पर होते हैं तो दूर से ही हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। मगर इस बार जब वो पालकी के साथ संगम तट पर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक दिया, जबकि शंकराचार्य का दावा था कि पालकी वहीं तक जानी थी जहां तक अन्य गाड़ियां जाकर पहले से खड़ी थी, यानी वीआईपी लोग वीवीआईपी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से वहां तक पहुंच रहे थे, लेकिन शंकराचार्य को अपनी पालकी में भी जाने से रोक दिया गया। इसके बाद भी कथित रूप से शंकराचार्य पैदल जाने को तैयार थे, मगर इसी बीच प्रशासन के लोगों ने दुर्व्यवहार किया और बात बिगड़ गई। यानी इनके अनुसार सीधे सीधे बात बिगाड़ने के लिए ही लोग आए थे तथा इतनी बिगड़ गई बात कि शंकराचार्य के शिष्यों को चौकी के भीतर उनकी चोटी नोच नोच के जमीन पर पटक पटक के मारा गया। और ये सिर्फ जबानी आरोप नहीं है, बल्कि देश और दुनिया ने पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर देखा है, हर जगह देखा है कि किस तरीके से साधुओं को उनका बाल खींच खींच के जमीन पर पटका जाता है और जानवरों से भी बदतर पिटाई होती है। खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने एक शिष्य का भगवा गमछा दिखा रहे थे जिस पर उसका खून लिपटा हुआ था और उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने अपने जीवन में कभी भी पुलिस के अधिकारियों को लोगों को मारते पीटते नहीं देखा है। अधिकारियों के पास लोग होते हैं, उनसे पिटवाते हैं, लेकिन पहली बार मैंने
मैंने देखा कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मेरे शिष्यों को पीट रहे थे और मुझे भी यहाँ वहाँ लेकर जा रहे थे उठा के। इन सब से आहत होकर अपमानित महसूस करते हुए शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने उसी जगह पर अनशन शुरू कर दिया जहाँ पर योगी की पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। और इस कड़ाके की ठंड में लगभग 3 दिन से शंकराचार्य खुले आसमान में अनशन पर बैठे हैं। वैसे जहाँ तक पालकी में जाने की बात है तो शंकराचार्य की एक परंपरा होती है। आप अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को बड़े सेठ यानी अंबानी सेठ ने अपने बेटे की शादी में बुलाया था। शंकराचार्य गए भी थे और यहाँ भी वो सेठ के लाखों करोड़ों के सोफे पर नहीं बैठे हैं बल्कि अपने पारंपरिक पालकी नुमा गद्दी पर ही बैठे हैं और वहां पर बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री भी जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यानी शंकराचार्य माघ मेले में कोई नया काम नहीं कर रहे थे, जो उनकी परंपरा है वही निभा रहे थे। और लोग चर्चा कर रहे हैं कि मेला तो साधु संतों का होता है, आम जनमानस का है। पुलिस कब से बताने लगी कि कौन साधु संत किस वेश में किस तरीके से जाएगा, जबकि उसी मेले में आए दिन भर भर के वीआईपी और वीवीआईपी लोग, सत्ता से जुड़े हुए लोग, सत्ता के चाटुकार लोग तमाम सुविधाओं के साथ जाते हैं। ऐसे तमाम संत हैं, कथित संत हैं, जो करोड़ों की गाड़ी लेकर उसी मेले में घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। उससे तकलीफ नहीं होती, बल्कि वहां यही अधिकारी बिछे हुए नजर आते हैं। तो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से किस बात की दुश्मनी है, अभी नोटिस वाले मामले पर आएंगे, लेकिन जरा दुश्मनी समझ लीजिए, तब पूरी कहानी समझ में आएगी। कथित रूप से यह दुश्मनी इसलिए है क्योंकि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद भारत में उन गिने चुने साधु संतों में से एक हैं जो भाजपाई सत्ता से सवाल करते हैं। हालांकि सवाल सबसे करते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर जगहों पर, खासकर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है और अवमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां से सवाल ज्यादा होंगे, आलोचनाएं भी होंगी। जब सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हों, मूर्तियों को नालों में बहाया जा रहा हो, तो धर्म ध्वजा फहराने वाला सवाल तो करेगा। चाहे राम मंदिर के अधूरे रहते उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, या काशी में कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ने की बात हो, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने की बात हो, या फिर माघ मेले में सरकारी बदमाशी हो, इन सब पर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद खुलकर अपनी बात रखते हैं। सरकार में बैठे लोगों की आलोचना करते हैं। अभी हाल ही में किसी पत्रकार ने यूपी के मुख्यमंत्री को योगी कह दिया तो शंकराचार्य भड़क गए और कहने लगे कि वो आदमी योगी हो ही नहीं सकता जिसके राज में खुलेआम गाय काटी जा रही हों, मंदिर तोड़े जा रहे हों, मूर्तियां बहाई जा रही हों, उस व्यक्ति को योगी मत कहिए, वो योगी नहीं हो सकता। अब आप जरा सोचिए कि जिस रामराज्य में नेहा सिंह राठौर पर आम आदमी से सवाल पूछने, यानी आम आदमी का सवाल पूछने को लेकर दनादन मुकदमे हो सकते हैं, वहां कोई योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी बात कह दे तो क्या होगा? वही हुआ। लोग इंतजार कर रहे थे कि यूपी का सरकारी अमला शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगेगा, उनका अनशन तोड़वाएगा और ससम्मान स्नान करवाएगा, मगर बीजेपी ने अपना फार्मूला लगा दिया। भाजपाई सत्ता ने रात के 12 बजे, जी हां, रात के 12 बजे दैनिक भास्कर के इस खबर के अनुसार भाजपाई सत्ता के अधिकारी, उनका एक कानूनगो अनिल कुमार शंकराचार्य के शिविर में पहुंचता है और उनके शिष्यों से कहता है कि ये नोटिस ले लो। शिष्यों ने कह दिया कि इस टाइम नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, सुबह में आइए, सुबह में नोटिस ली जाएगी। रात में 12 बजे कौन नोटिस देता है? तो कानूनगो साहब फिर से सुबह सुबह पहुंच गए, शिविर में पहुंचे, वहां गेट पर नोटिस चिपका दिया। ये नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि शंकराचार्य पद को लेकर मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, न ही किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस पद पर किसी को बिठाने पर रोक लगी है। इस मामले में अब तक कोई नया आदेश नहीं आया है और केस अभी भी लंबित है। इसके बावजूद माघ मेले के दौरान अवमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य लिखा है। तो कैसे लिख दिया है? आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए और 24 घंटे के भीतर यह बताइए कि आप कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं, कैसे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किस हक से आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिखा है। तो देख लिया आपने, यही है वो भाजपाई फार्मूला मैं जिसकी बात कर रहा था कि जब कोई अपने हक और अधिकार की बात करे, आलोचना करे, सवाल करे, तो आप उसकी पहचान पर ही सवाल उठा दीजिए, पूरी कहानी पलट जाती है। अब सवाल यह है कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य यदि अवमुक्तेश्वरानंद नहीं है तो कौन है? क्या कोई नॉन बायोलॉजिकल है? वैसे बात चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। साल 2024 की शुरुआत में जब राम मंदिर वाला मामला चल रहा था तब अंधभक्तों ने नॉन बायोलॉजिकल को शंकराचार्य घोषित कर ही दिया था। पत्रकार सचिन गुप्ता ने लिखा है कि यूपी सरकार अब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। शंकराचार्य पद पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। ये साबित करने के लिए कहा गया है कि आप शंकराचार्य हैं, साबित करिए। इस नोटिस को लेकर शंकराचार्य के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि रात के अंधेरे में प्रशासन ने चुपचाप शिविर के बाहर ये नोटिस चस्पा कर दिया। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार माफी मांगने की जगह शंकराचार्य से भिड़ गई। रातों रात नोटिस दे दिया गया, 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। लेकिन आप लोग
लोग टाइमिंग पर गौर कीजिए। योगी सरकार को कल ही रात में अचानक ये दिव्य ज्ञान हुआ कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त नहीं है, और स्नान के विवाद के तुरंत बाद प्राप्त हुए इस दिव्य ज्ञान से आह्लादित खुशी से झूमते हुए प्रशासन के कारिंदे नोटिस चस्पा करने शंकराचार्य के आश्रम पहुंच गए। मालूम पड़ा कि उन्हें फोर्स के साथ नोटिस चिपकाने के लिए भेजा गया था। योगी आदित्यनाथ ने आदतन यहां भी ईगो की लड़ाई छेड़ दी है। अपनी इस आदत के चलते उन्होंने पार्टी, संगठन, सरकार और यहां तक कि स्वजातीय नेताओं के बीच भी महाभारत मचा रखा है। हर तरफ लड़ाई है, झगड़े हैं, विभाजन है, बटेंगे तो कटेंगे का यही शासन है। नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है, वो तो आपने देख लिया। अब ये देखिए कि शंकराचार्य ने योगी सत्ता को कैसे करारा जवाब दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने साफ साफ कहा कि किस प्रमाण की आवश्यकता है आपको। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, या फिर भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन है शंकराचार्य। शंकराचार्य का निर्णय बाकी शंकराचार्य करते हैं, और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य ने कुछ भी नहीं कहा है, न तो हमारे बारे में हाँ कहा, ना ही न कहा। उनकी मौन स्वीकृति है। उनका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने विरोध किया है, मगर जब हमने एफिडेविट मांगा कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन हमारे साथ है, और पुरी के शंकराचार्य का मौन समर्थन हमारे साथ है। यानी हिंदुओं के 4 शंकराचार्य होते हैं, 3 लोग मिलकर एक को चुनते हैं, और शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के अनुसार 2 लोगों का खुला समर्थन, 1 का मौन समर्थन उनके पास है। यानी 3 के समर्थन से ये शंकराचार्य बने हैं। और उसके बाद इन्होंने खुलेआम पूछा कि अगर मैं नहीं हूं तो कौन है शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। अगर कोई विवाद उठाता है तो इसका मतलब है कि वो दूषित मानसिकता वाला है, और कोई ये दावा करता है अगर कि वो शंकराचार्य है तो आए मुझसे बात करे। यानी कुल मिलाकर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूछ लिया है कि यूपी का प्रशासन या यूपी का मुख्यमंत्री क्या यह तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? ये लोग होते कौन है ये तय करने वाले? अरे भारत के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो बताए कि शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य पद पर कौन बैठेगा इसका निर्णय शंकराचार्य ही करते हैं, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रशासन या राष्ट्रपति नहीं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा मैं आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। यानी कुल मिलाकर बात शुरू हुई थी माघ मेला में स्नान करने से, रोकने से, साधुओं को पीटने से और शंकराचार्य का अपमान करने से, और योगी सरकार ने अब उस बात को शंकराचार्य के पद तक पहुंचा दिया है। वैसे ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, यह अमृतकाल चल रहा है। जब देश की जनता चुनावी सिस्टम पर सवाल उठाने लगती है, जगह जगह ईवीएम में घपलेबाजी से लेकर विरोधियों को वोट डालने से रोकने तक तमाम तरीके से चुनावी फर्जीवाड़े का आरोप जब भाजपा ही सिस्टम पर लगने लगता है, तो चुनाव आयोग कहता है कि पहले ये बताओ जनता, तुम साबित करो कि तुम देश के नागरिक हो कि नहीं। आप लोग खुद ही महसूस करिए, जब प्रचंड स्तर पर चुनावी सिस्टम में घपलेबाजी के आरोप लगने शुरू हुए, तभी चुनाव आयोग को याद आया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को याद आया कि चलो लगे हाथ आज जनता को ही टेस्ट कर लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। इससे पहले कि वो हमारी चोरी पर बात करें, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि साबित करो तुम नागरिक हो। यानी ये बात ठीक वैसे ही है कि पुलिस वाला चोर का कॉलर पकड़ के कहे कि चोरी काहे किया बे, तो चोरवा पलट के कहे कि पहले ये बताओ तुम पुलिस हो कि नहीं, साबित करो। घर का मालिक नौकर को चोरी करते हुए पकड़ ले तो नौकरवे पलट के पूछे कि तुम मालिक हो कि नहीं, इस बात को साबित करो, और तुमको किसने मालिक बनाया है ये बताओ। अमृतकाल में ये बात हमने बार बार देखा है। जब किसानों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया, अपना हक मांगा, तो किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और उन्हें देशद्रोही कह दिया गया। और भक्तों की लक्ष्मीबाई ने तो उन्हें यह भी कह दिया कि 500-500 रुपया लेकर ये सब धरना दे रहे हैं, हालांकि उसका इनाम भी उन्हें एयरपोर्ट पर मिल गया था। यानी जब किसान अपना हक मांगे तो किसान को नकली कह दो, पहलवान अपना हक मांगे तो पहलवान को नकली कह दो, नौजवान अपना हक मांगे तो नौजवान को नकली कह दो, और शंकराचार्य अपना सम्मान मांगे तो शंकराचार्य को नकली कह दो। इंतजार करिए, कोई सत्ता का चाटुकार तैयार करके वर्दी वर्दी पहना के बैठा दिया गया होगा कि मौका मिलते ही तुमको शंकराचार्य घोषित कर देंगे, तैयार रहो, खा पी के टाइट रहो एकदम। भाजपा इस सिस्टम के लिए कोई नई बात नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए, उसके ठीक पहले राम मंदिर का कार्यक्रम याद करिए, जब अवमुक्तेश्वरानंद खुलकर बोलने लगे, आलोचना करने लगे कि यह गलत हो रहा है, निर्माण पूरा हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तो भक्तों ने कैसे उन्हें गालियां दी, कैसे उन्हें नकली शंकराचार्य कहा, और कैसे नॉन बायोलॉजिकल को शंकराचार्य घोषित कर दिया गया। भक्त यहां तक गिर गए थे, याद तो होगा ही आपको। ये वही फार्मूला है जो अमृतकाल में कई साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। अब चूंकि हम लोग ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर चुके हैं तो उनकी बेटी की भी चर्चा कर लेते हैं। आखिर क्यों उनको लेकर विवाद शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती, इन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि नाम मेघारूपम, पिता ज्ञानेश कुमार, पद नोएडा डीएम,
पूर्व उपलब्धि 181 बीएलओ को एसआईआर के दौरान बर्खास्तगी का नोटिस जारी करना। वर्तमान उपलब्धि युवराज मेहता की मौत पर डीडीए में चेयरपर्सन होने के नाते गैर जिम्मेदाराना रवैया। क्या लगता है कार्रवाई होगी? यानी इनका इशारा साफ है कि चूंकि ये ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, वही ज्ञानेश कुमार जिन्होंने भारत के चुनाव आयोग का कचरा बना दिया है, आए दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हुए पकड़े भी जाते हैं, सवालों से भागते हैं। पटना में कोई सवाल कर दे तो फ्लाइट याद आ जाती है। दरअसल पिछले दिनों नोएडा में गहरे पानी वाले एक गड्ढे में कार गिर गई। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें फंस गए। समझने वाली बात यह है कि यह गड्ढा किसी इमारत को बनाने के लिए खोदा गया था, मगर रास्ते पर कोई ऐसा बैरियर नहीं लगाया गया जिससे रात के अंधेरे में लोगों को पता चले कि आगे सड़क नहीं है। यह विशुद्ध रूप से योगी सरकार के अधिकारियों की नपुंसकता है, उनकी लापरवाही है, उनकी बदमाशी। मगर लापरवाही और नपुंसकता यहीं तक सीमित नहीं है। युवराज मेहता आधी रात के आसपास अपनी कार से जा रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, काम करके रात में लौट रहे थे। घना कोहरा था, गाड़ी मोड़ पर कंट्रोल नहीं हुई और खड्डे में जा गिरी। युवराज ने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पिता ने पुलिस बुलाया, पुलिस आई, दमकल की गाड़ियां आई, तमाम टीम पहुंची, लेकिन सब टुकुर टुकुर मुंह ताकते रहे। 20-25 फीट की दूरी पर युवराज कार की छत पर खड़े होकर बार बार मदद की गुहार लगा रहे थे। अपने मोबाइल फोन का टॉर्च दिखाकर मुझे बचा लो की रट लगा रहे थे, लेकिन कोई पानी में उतरकर उन्हें बचाने नहीं गया। जो सरकारी कर्मचारी आए थे, दमकल कर्मी आए थे, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो तहखाना है, इसमें लोहे की छड़ें होंगी, पानी बहुत ठंडा है, हम लोग फंस जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, ठंडा मार देगा। इनकी नपुंसकता देख एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम मोनिंदर है, वो पानी में कूद गया। पूरी कोशिश की बचाने की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। और अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि यूपी की योगी सरकार और उसके अधिकारी अपनी जनता को लेकर कितने लापरवाह हैं, कितने खुदगर्ज हैं और कितने डरपोक भी हैं। घने कोहरे से घिरी रात में लगभग 90 मिनट तक युवराज जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता रहा, डूबती हुई गाड़ी की छत पर चढ़ने में कामयाब रहा, लोगों से बचाने की गुहार लगाता रहा और सामने उनके पिता सरकारी कर्मचारियों से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाते रहे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि दम घुटने और दिल का दौरा पड़ने से युवराज मेहता की मौत हुई। इंतजार करिए, अमृतकाल यहाँ भी लागू हुआ है, कैसे हुआ है वो देखेंगे। लेकिन जरा सोचिए, देश की राजधानी के करीब उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक कहा जाने वाला शहर नोएडा 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त में अपने एक नागरिक की जान नहीं बचा सकता है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि अपने दम पर जीना सीख लीजिए। जिस डिलीवरी बॉय ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस पानी में उतरने का साहस दिखाया, बचाने का प्रयास किया, जब पहले उससे मीडिया वालों ने बात किया तो उसने साफ साफ कहा कि यह सरकारी लापरवाही से मौत हुई है। ये मौत नहीं बल्कि सरकारी हत्या है। उसने साफ साफ बताया कि कैसे तमाम संसाधन होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी वहां बचाने नहीं गए, अंदर पानी में नहीं गए। और बाद में कुछ घंटे बाद वही व्यक्ति मीडिया वालों से ऐसी बातें करता है गोल गोल, जिससे लगता है कि उसे किसी ने डराया धमकाया। यानी मोनिंदर को धमका दिया गया कि देखो, सरकार पर सवाल मत उठाओ, सरकारी सिस्टम पर सवाल मत उठाओ, नहीं तो उठाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो यही है वो अमृतकाल। इसलिए अपने भरोसे जीना सीख लीजिए। सरकार के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, पुलिस के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि सड़कें जान ले लेती हैं, पुल जान ले लेते हैं, आग जान ले लेती है, पानी जान ले लेता है, प्रदूषण जान ले लेता है, भ्रष्टाचार जान ले लेता है, उदासीनता जान ले लेती है। भारत का शहरी पतन धन, प्रौद्योगिकी और समाधानों की कमी के कारण नहीं है, ये जवाबदेही के कारण है, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं बची है। आप दर्शक भी जरा कल्पना करिए, हवाई जहाज में सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं, किसकी गलती से हुआ किसी को पता नहीं। ट्रेन हादसे में आए दिन सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। रेल मंत्री बना घूमता है। गंदा पानी पीकर दर्जनों लोग मर जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। मेले में भगदड़ से सैकड़ों लोग मर जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। नकली और जहरीला सिरप पीकर तमाम बच्चों की मौत हो जाती है, कोई जवाबदेही नहीं। सड़कों पर रोजाना सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। और जहां सीधे सीधे जान बचाई जा सकती है वहां भी कोई जवाबदेही नहीं। क्या कुछ फीट की दूरी पर फंसे एक नौजवान को बचाने के लिए कोई क्रेन जैसी सुविधा नहीं थी, कोई मशीन उपलब्ध नहीं थी जिससे उन्हें रस्सी से बांधकर उठाया जा सके, खींचा जा सके? गरीबों का घर गिराने के लिए योगी सरकार के पास बुलडोजरों का रेला है, लेकिन अपनी जनता की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ मारने का उपकरण रखे हो, जान बचाने का कुछ भी नहीं। और लोग मर जाएं तो कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही भी नहीं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, सवाल करेंगे तो कोनो भाजपा मंत्री कह देगा कि फोकट का सवाल मत करो जी, एक युवराज मर गया तो क्या हो गया, घंटा हो गया। और ज्यादा सवाल करेंगे तो कोई आपसे पूछ लेगा कि पहले अपनी पहचान साबित करो, तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं हो, अरे घुसपैठिया तो नहीं हो। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।